मौलिक अधिकारों का ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हम सब। किस प्रकार से भारतीय संविधान में या दुनिया के संविधानों में अधिकारों और फिर बाद में मौलिक अधिकारों की व्याख्याएं हुई और फिर इसे एक मौलिक अधिकारों के रूप में घोषित कर दिया गया, जिसे राज्य की गारंटी माना गया है। ऐतिहासिक बैकग्राउंड ये है कि राजनीति विज्ञान के सिद्धांत में अधिकारों की व्याख्याएं की गई है कि किस प्रकार से नैसर्गिक न्याय, जब संविधानों का बनना आरंभ हुआ तो संवैधानिक अधिकार और फिर वो मौलिक अधिकार के रूप में परिवर्तित होते चले गए। सर्वप्रथम इन मौलिक अधिकारों की या अधिकारों की घोषणा 1215 ईस्वी में ब्रिटिश किंग जॉन ने डिक्लेयर किया था। अधिकारों की व्याख्याएं राजनीतिक चिंतकों ने समय समय पर, कि जब व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में था तो उससे प्राकृतिक रूप से किन अधिकारों की प्राप्ति थी, इस संदर्भ में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतकारों में थॉमस हॉब्स का ये विचार है कि स्टेट बिकम्स फॉर द लाइफ प्रिजर्वेशन, जीवन के सुरक्षा के लिए राज्य का आगमन हुआ है और ये अधिकार प्रत्येक मनुष्य को प्राकृतिक रूप से ही उपलब्ध है। ये तो ना राज्य द्वारा दिया गया है और ना ही किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रदान किया गया है, अर्थात ना कोई मोनार्क ने दिया है, ना कोई राजा ने दिया है, बल्कि जन्म से व्यक्ति जीवन के अधिकार को प्राप्त करता है, जो उसका नैसर्गिक अधिकार भी है। ये व्याख्याएं, ये विचार थॉमस हॉब्स की है। लेकिन राज्य की उत्पत्ति के समझौता सिद्धांत का ही समर्थक है जॉन लॉक, जिसे उदारवाद का पिता माना गया है और आज के लोकतंत्र का व्याख्याकर्ता भी है, सीमित सरकार का समर्थक भी है। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार के रूप में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। बाद के विचारकों ने इसी को संविधान के अंदर अधिकार के स्वरूप में प्रदान कर दिया। यही अधिकार या ऐसे अधिकारों की घोषणा 1215 ईस्वी में ब्रिटिश किंग जॉन ने घोषित किया था कि ये अधिकार प्रत्येक ब्रिटिशवासी को स्वतः प्राप्त है, ये किसी मुनार्क के द्वारा प्रदत्त नहीं है। जो लोग इतिहास को, राजनीति विज्ञान को, समाजशास्त्र को पढ़ते हैं, उन सबको बहुत पता है कि इंग्लैंड एक ऐसी संक्रमणकालीन अवस्था से गुजरा है जहां पर एक क्रांति हुई है, जिसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन या महान क्रांति कहा गया है। इसका समय था
1688 का। 1688 में ब्रिटेन के अंदर एक महान क्रांति हुई और उस क्रांति का परिणाम ये रहा कि जो पावर था वो मोनार्क से शिफ्ट करके पहुंच गया पार्लियामेंट के अंदर। इस क्रांति को कहा जाता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इसी क्रांति को कहा जाता है ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ब्लडलेस कहने का सीधा सा अर्थ है कि कोई खून खराबा नहीं हुआ, किसी की हत्या नहीं हुई और सत्ता का हस्तांतरण हो गया। मोनार्क तंत्र का अंत हुआ और जो राजा के अधिकार थे वो शिफ्ट कर गए पार्लियामेंट के अंदर। इसका अर्थ ये है कि कानून बनाने की जो सर्वोच्च शक्ति थी वह मोनार्क या राजा नहीं रह गया, बल्कि कानून बनाने की शक्ति पार्लियामेंट के अंदर आ गई, संसद के अंदर पहुंच गई। इस क्रांति का यूरोप के अंदर, ब्रिटेन के अंदर इतना प्रभाव पड़ा कि ब्रिटेन में 1689 में 1689 के अंदर बिल ऑफ राइट प्रपोज किया गया। 1689 में इसे बिल ऑफ राइट्स के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया, अर्थात लोगों के अधिकारों की स्वतंत्रता या संपूर्ण अधिकार संपन्न घोषित कर दिया गया। और जब अधिकारों की घोषणाएं हो गई तो फिर इस अधिकारों को एक नाम दिया गया मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का बड़ा सामान्य सा अर्थ है कि जहां पर सीमित सरकार हो। सीमित सरकार का मतलब ये होता है कि सरकारें लोगों के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करें और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करें। इसका दूसरा सामान्य अर्थ है कि ऐसी व्यवस्था जहां पर विधि की सत्ता हो, कानून की सत्ता हो। Common people's society, politics and all the system under the state and the society regulated by the rule of law। लगातार यूरोपीय समाज और विश्व समाज बदलाव की तरफ बढ़ रहा था और ऐसी एक क्रांति अमेरिका की क्रांति रही जिसने अमेरिका को यूरोपीय उपनिवेशवाद से मुक्त किया और 1787 में उसने अपना फिलाडेल्फिया के अंदर अपने संविधान की घोषणा कर दी। उस अमेरिकी संविधान में भी इन अधिकारों में एक नैसर्गिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया। इसे प्राकृतिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया गया। यही चलकर मौलिक अधिकार की श्रेणी में स्थापित हो गया। हमारे संविधान ने भी अमेरिकी के संविधान से इसे बोरो किया है और वैसी मौलिक अधिकारों की व्याख्याएं कुछ अमेंडमेंट के बाद हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद संख्या 14 से लेकर 35 तक के में स्थापित किया है। 14 मैं इसलिए कह रहा हूं कि 12 और 13 अधिकार की घोषणा नहीं करते। 12 एक कृत्रिम राज्य की स्थापना करता है और 13 कानून बनाने की सीमाएं के आरेख खींचता है। क्रांतियां होती रही। इसी बीच 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। सेवनटीन 1889 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन रही
और इसका परिणाम ये हुआ कि जो मोनार्क था वहाँ बदलकर एक संविधान घोषित कर दिया गया और फ्रांस के संविधान को 1792 में घोषित कर दिया गया। इस 1792 के फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में भी मूल अधिकारों को घोषित किया गया या अधिकारों को घोषित कर दिया गया। सत्ता परिवर्तन था, लुई की सत्ता का अंत हुआ और 1792 में फ्रांस ने अपने संविधान को फ्रांस वासियों के लिए घोषित कर दिया। इस संविधान के अंतर्गत भी मौलिक अधिकारों की घोषणाएं हुई। इसका परिणाम ये निकला कि फ्रांस के लोग मोनार्क सिस्टम से बाहर निकलकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर आ गए, संविधान तंत्र के अंदर आ गए। इसका अर्थ ये हुआ कि विधि की सत्ता के अंदर आ गए। लगातार विश्व बदलता रहा, उपनिवेशवाद का धीरे धीरे अंत होता रहा। नए उदित राष्ट्रों ने किसी मोनार्क सिस्टम को या किसी राजतंत्र की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, बल्कि सब ने संविधान की घोषणाएं की और संविधान के अंदर अधिकारों की व्याख्याएं की। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे यूरोप बदलता रहा, जर्मनी में जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाइमर संविधान आया जो 1918 में लागू किया गया, और जब रूस जार की सत्ता से अंत हुआ तो 1922 में यूएसएसआर के अंदर एक कम्युनिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को घोषित कर दिया गया। अंतर इतना ये रहा कि यूएसएसआर ने किसी प्रकार के अधिकारों की घोषणा नहीं की, बल्कि उसने अधिकारों को कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया। वही बातें थी जो प्राकृतिक अधिकार के रूप में कहीं व्याख्यात हुई थी, जैसे जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार के रूप में घोषित किया था। थॉमस हॉब्स ने लाइफ ऑफ प्रिजर्वेशन के रूप में जीवन के अधिकार के रूप में घोषित किया था, या जीवन की सुरक्षा के अधिकार के रूप में घोषित किया था। उन अधिकारों की कर्तव्य के रूप में और अधिकारों के रूप में दुनिया के संविधान घोषित करने लगे। हम भी उस समय उपनिवेशवाद के अंदर थे और एक लंबा समय भारतीय राज्य और भारतीय मानस ने यूरोपीय विश्व उपनिवेशवाद और विशेषकर बृहद स्वरूप में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को झेला है। एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भारत यूरोप से मुक्त हुआ और 1947 आते आते ब्रिटिश उपनिवेशवाद और 1975 आते आते फ्रेंच जो पौंडीचेरी के अंदर था पूरी तरह से मुक्त हो गया। जब हम मुक्त हो रहे थे तो हमको भी एक संविधान की आवश्यकता थी। हमने किसी मोनार्क को, किसी राजतंत्र को, किसी बादशाहत को, किसी सुल्तान को स्वीकार नहीं किया। हमने भी संविधान और रूल ऑफ लॉ के अंदर अपने आप को ले आए। हमने अपने संविधान की रचना की और उसकी घोषणा की। संविधान के भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में मूल अधिकारों की संकल्पना स्थापित है, जो विभिन्न स्वरूपों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से मुक्ति का अधिकार, धर्म की समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार, और फिर इन मौलिक अधिकारों की उपचार विभिन्न रिटों के माध्यम से, जिसकी स्थापना अनुच्छेद संख्या 32 में की गई है। सेना के अधिकारियों, सैनिकों, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारों विशेष रूप से अनुच्छेद संख्या 33-34 के अंदर व्याख्यात कर दी गई।
ये वही अधिकार है जिसे राजनीति विज्ञान ने प्रथमतः अधिकार के रूप में, नैसर्गिक अधिकार के रूप में और फिर मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया है। भारत के संविधान का जो व्याख्या है वो एक नैसर्गिक अधिकार के रूप में है, अर्थात प्राकृतिक अधिकार के रूप में है। 1967 के गोलकनाथ बनाम भारत संघ के बाद में न्यायाधिपति सुब्बा राव ने ये डिक्लेयर किया कि एक न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने डिक्लेयर किया कि भारत के संविधान के भाग 3 में स्थापित मौलिक अधिकार एक नैसर्गिक और अप्रतिदेय है, अर्थात इसका हस्तांतरण, ट्रांसफर नहीं हो सकता। राज्य इसकी सिक्योरिटी की गारंटी देगा। उसके लिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद संख्या 12 की व्याख्या कर दी कि यही एक राज्य है जो मौलिक अधिकारों की या आपके अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देगा। तो संक्षिप्त रूप में ये इतिहास है मौलिक अधिकारों का। मैं इसका और संक्षिप्तीकरण कर दूं कि कहाँ से ये निकल के हम तक पहुंचा है। शॉर्ट में कर लें इसको अगर, तो इसकी जो घोषणा है उसे 1215 ईस्वी में ब्रिटिश किंग जॉन ने प्रथम बार इसे घोषित किया था। फिर इन अधिकारों को लेकर 1688 की ब्रिटिश की महान क्रांति हुई। उस क्रांति का परिणाम ये निकला कि 1689 में इन अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स के रूप में घोषित कर दिया गया। जब संविधान बनने लगा तो अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में अपने 1787 के, जिसमें अमेरिकी संविधान घोषित किया गया है, एक स्थान का नाम है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया में ही यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर किया गया और इस संविधान में अधिकारों को एक नैसर्गिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया गया है। इसी बिल ऑफ राइट को मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा क्या है अभी हम पूर्व में व्याख्यात कर चुके हैं। और दुनिया जब स्वतंत्र होने लगी, विश्व के राज्य जब उपनिवेशवाद से या मोनार्किस से सत्ता से बाहर होने लगे और जब संविधानों को स्वीकार करने लगे, तो इन अधिकारों की व्याख्याएं होने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 में जर्मनी से कौसर वंश का अंत हुआ और जर्मनी के शहर वाइबर, इसलिए कहते हैं कि जर्मनी का एक शहर है वाइमर, क्योंकि इसी शहर में जर्मनी का संविधान बनाया गया था, इसलिए इसको वाइमर संविधान कहा जाता है। रूस की क्रांति भी, बोल्शेविक क्रांति बड़ी मशहूर रही। 1917 की क्रांति, जिसको कहा जाता है रूस की बोल्शेविक क्रांति, इस क्रांति का परिणाम ये रहा कि जो रूस या पूर्व का यूएसएसआर था, वहाँ के जो शासक थे, जार वंश का अंत हुआ और फिर वहाँ पर 1922 में रूस के संविधान को, जो कम्युनिस्ट संविधान था, उसको घोषणा कर दी गई। रूस के संविधान की विशेषता यह है कि वहाँ पर किसी प्रकार के अधिकारों की व्याख्या नहीं, बल्कि रूस के संविधान में इन्हीं अधिकारों को कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया गया। उपनिवेशवाद से मुक्ति के पश्चात हमने अपने संविधान लिखा और उस संविधान की
भाग 3 में हमने मूल अधिकारों को स्वीकार किया। ये अधिकार 1967 के गोलकनाथ बनाम भारत संघ के बाद में न्यायाधीश सुब्बा राव ने एक नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया। अर्थात मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान के भाग 3 में हैं, वे एक प्राकृतिक अधिकार हैं और जिसे कोई ना तो छीन सकता है, ना कम कर सकता है, ना इन अधिकारों का कोई व्यक्ति या नागरिक ट्रांसफर या हस्तांतरण कर सकता है। इसका महत्व ये है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जब इन पोर्शन से, छोटे पोर्शन से सवाल आता है तो कुछ तथ्य जानने का लाभ ये है कि आपके सवाल बड़े आराम से और इन तथ्यों के आधार पर भी उसका उत्तर आपको मिल जाता है।